बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। जितना जल्दी हम लोग बना सकें उतना जल्दी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर चमचमाता हुआ वो सितारा जिसने दुनिया को कई अनमोल रत्न दिए। संघर्ष की मिसालें यहाँ तमाम, लेकिन जिनके खून और पसीने से भारत आज का भारत है, उन दबे कुचलों की लड़ाई लड़ने वाले सबसे बड़े नेताओं में आता है कांशीराम का नाम। सपने भीम के पूरे करने की तमन्ना दिल में, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। कांशीराम ना तो किसी उद्योगपति के बेटे थे, ना ही वो किसी राजनीतिक परिवार के उत्तराधिकारी थे, और ना ही उनके पास कोई जागीर थी। फिर कैसे वो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के निर्माता बन गए। उन्होंने बहुत बहुत मामूली लोगों को उठा के राजनीति में लाए। कोई साइकिल का पंचर जोड़ रहा है, उसको उन्होंने टिकट दे दिया है। कोई बूट पॉलिश कर रहा है, उसको उन्होंने वहाँ का नेता बना दिया। दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ों का वो तबका जो अपने वोट की कीमत भी नहीं जानता था, जिनके वोट से सरकार तो बनती थी लेकिन सत्ता का सुख भोगने वाले कोई और थे। पीढ़ियों से सताए हुए समाज में राजनीतिक चेतना का संचार कांशीराम ने आखिर किस तरह किया? उन्होंने सोचा कि भाई जब सत्ता हमारे हाथ में आएगी तो हम बदलाव कर लेंगे। सूट बूट के रुतबे पर सांस लेने वाली सियासत आखिर कैसे एक बेहद साधारण और सादगी पसंद पैंट शर्ट पहनने वाले आम आदमी के सामने नतमस्तक हो गई? देश के बहुजन समाज में वो एक चेहरा कांशीराम ने कैसे ढूंढा जिसने बहुजन राजनीति को सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हमें कांशीराम की जिंदगी में उतरना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत को संविधान के रूप में एक ऐसी व्यवस्था दी जिसमें सभी को समान अधिकार मिला। हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था का शिकार हुए बहुजन समाज को आरक्षण का हक मिला, लेकिन देश को आजादी हासिल होने के बावजूद दलित और पिछड़े वर्ग के लोग वर्ण व्यवस्था की गुलामी झेलने को मजबूर थे। देखिए, वास्तविकता तो ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर का जब परिनिर्वाण 1956 में हुआ तो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी उस प्रकार उस आंदोलन को आगे ले नहीं पाए। अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद ये संकट और बढ़ गया। बहुजन समाज के आंदोलन को दफन करने की साजिश रची जाने लगी। ये आजादी के बाद का वो दौर था जब दलितों और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा तो मिला, लेकिन समाज में बराबरी का अधिकार अब भी दूर की बात थी। कांशीराम ने जल्द ही भांप लिया कि बहुजन समाज को एक राजनीतिक जमीन की जरूरत है, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। हम राजनीतिक सत्ता की एक गुरु किल्ली है, ये भी बाबा साहब ने हमें कहा है। इस गुरु किल्ली को हासिल करके हम जिंदगी के हर पहलू में कोई भी ताला खोल सकते हैं। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ में एक धर्मांतरित रैदासी सिख परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हरि सिंह और मां का नाम बिशन कौर था। कांशीराम ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की। वो साल 1958 था जब महाराष्ट्र के पुणे में वो असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पर काम करने लगे।
लेकिन कांशीराम का जन्म सरकारी नौकरी करते हुए आराम की जिंदगी बिताने के लिए नहीं हुआ था। जल्द ही वो घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। बाबा साहब के जन्म दिन को मनाने के लिए छुट्टी की ज़रूरत थी और एक दलित ने इस पर प्रयास किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उस आंदोलन को कांशीराम ने आगे बढ़ाया और फिर स्वयं वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करना उन्होंने बंद कर दिया। साल 1965 में जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिया गया तो कांशीराम के मन में आक्रोश की भावना उबल पड़ी। उन्होंने आंदोलन की ठान ली। पूरी व्यवस्था से लड़ने के लिए वो अकेले ही आगे बढ़ गए। अनेक लोग इस आंदोलन में उनके साथ जुड़ते गए और यहीं से उन्होंने संगठन खड़ा करने की बारीकियां सीखी। जब मैंने महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती के मौके ऊपर संघर्ष हुआ, हमें आंदोलन करना पड़ा। उस पूरे आंदोलन में पूरे का पूरा पैसा कांशीराम का लगा था। मैंने किसी एम्प्लॉई से भी इकट्ठा नहीं किया था। ऐसे नायक बहुत कम हैं जो ये बात दिमाग से निकाल दें कि मेरा व्यक्तिगत परिवार, मेरा भाई भतीजा, मेरा बेटा बेटी, उसके लिए ये सब कुछ करना। बहुजन समाज का बिखराव ही दलित समाज की हालत के लिए जिम्मेदार था। सदियों से दबाए गए समाज को खड़ा करना इतना आसान नहीं था। मनुवादी व्यवस्था से लड़ते हुए कांशीराम को इसका एहसास हो गया था कि उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी के 5 सबसे बड़े फैसले लिए। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा। आज से यह बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है। मैं अपने लिए कोई संपत्ति अर्जित नहीं करूंगा। मैं किसी भी शादी और मृत्यु के आयोजन में नहीं जाऊंगा और मैं अब कभी लौटकर अपने घर नहीं आऊंगा। पहले बुद्धिस्ट लोग थे जो भंते हो जाते थे, गृह त्याग कर देते थे। लॉर्ड बुद्धा ने भी गृह त्याग किया था। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम जी ने गृह त्याग कर दिया। भाई बहन पिता माता से कोई इमीडिएट इमोशनल संपर्क उन्होंने नहीं रखा। हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में यह शायद अब तक की सबसे कठोर प्रतिज्ञा थी। कांशीराम जिंदगी भर इन आदर्शों पर डटे रहे। वो अपनी दूसरी बहन की शादी में भी नहीं गए, यहाँ तक कि अपनी बहन और पिता के अंतिम संस्कार में भी माँ के लाख बुलावे के बावजूद कांशीराम अपने संकल्प से नहीं टिके। I must have no family and no property. मेरा कोई घर घाट नहीं होना चाहिए और मेरा कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर घर घाट होगा तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा समाज से इकट्ठा करके मैं ये काम चलाऊंगा तो मुझे हिसाब किताब देना होगा। कांशीराम ने इतना बड़ा त्याग इसलिए किया क्योंकि उनके मन में पीड़ित समाज के लिए करुणा थी। वो सरकारी नौकरियों और पूरे समाज में दलित पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय, पक्षपात और छुआछूत से आहत थे। Caste is a big factor in India, and wherever the people from India go, if they don't carry anything with them, at least they carry their caste. राजनीति में कांशीराम का मुकाबला उन पार्टियों से था जिनके प्रमुख पदों पर सवर्णों, खास तौर पर ब्राह्मणों का कब्जा था। उन्होंने अपनी सभाओं में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को खुलकर ब्राह्मणवादी और मनुवादी कहा। हमें कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस मनुवादी पार्टी है। कांग्रेस मनुवादी समाज व्यवस्था को सीपीएम और सीपीआई और बीजेपी तीनों के साथ मिलकर बनाए रखना चाहती है और इनका मिलाप आप लोगों ने इसी पार्लियामेंट के सेशन में देखा होगा।
आजादी के बाद बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का बड़ा वोट बैंक था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे बड़े कद के नेताओं से मुकाबला कर दलित वोटरों को तोड़ पाना उस वक्त बालू से तेल निकालने जैसा काम था। वो कहते थे कि मुझे तुम्हारे वोट की लूट बचानी है। तो जब आप मत से सरकार बदलते हैं और आप भी ही बहुमत हैं, आप ही बहुजन हैं, और आप एक बार इकट्ठे होके क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बना लेते जो आपके दुख दर्दों को दूर करे। एक जिस दिन चुनाव होते हैं वह एक ऐसा दिन है कि अरबपति, खरबपति, लैंडलॉर्ड, ठाकुर, दलित सब एक क्यू में खड़े होते हैं। आखिरकार साल 1971 में कांशीराम ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सोए हुए समाज को झकझोरने में तन मन धन से लग गए। साल 1973 में कांशीराम ने कर्मचारी संस्था बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन किया। बामसेफ के माध्यम से समाज के संगठन के लिए पूंजी इकट्ठा की गई। 6 दिसंबर 1978 को दिल्ली में बामसेफ को अखिल भारतीय स्वरूप दिया गया। कांशीराम ने नारा दिया, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब हैं DS4। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। जिन लोगों ने पूना का पहला दफ्तर मेरा देखा होगा बामसेफ का, तो 2 कमरे का दफ्तर था। अगले कमरे में बामसेफ चलती थी और पिछले कमरे में, बीच में दरवाजा था, पिछले कमरे में RPI चलती थी। उन्होंने तुरंत ये पहचान लिया कि अगर हमको अंबेडकरी आंदोलन को गतिशीलता देनी है तो केवल और केवल कर्मचारी तंत्र के अंदर नहीं बंद के रहना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने DS4 की 1981 के अंदर 6 दिसंबर 1981 में उन्होंने DS4 बनाई, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। बाद में DS4 के जरिए ही कांशीराम ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल रैली निकाली और देश भर में घूमे। चलो सारे मिलके चलो रे सारे मिलके चलो, कांशीराम जी है साथ साथ, सारे मिलके 100 दिनों में ये साइकिल यात्रा दिल्ली पहुंची। इस दौरान 7,000 से ज्यादा सभाएं की गई। 42,000 किलोमीटर दूरी तय करके लगभग 10 करोड़ लोगों से संपर्क साधा गया। ये उस जमाने में अपनी तरह का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रयोग था। पैदल चले थे, साइकिल चला के। वो अकेले नेता दिखाई पड़ते हैं जो अपने पास चना, थोड़े से चने रखते थे, गुड़ रखते थे, चना खा लिया, गुड़ ले लिया और पानी पी लिया। जबकि तमाम नेताओं के आप देखिए रैलियां निकलती हैं और होती हैं, AC में नेता चलता है और वहाँ जाके अपना भाषण देता है सब, हैं। साथ साथ एयर कंडीशन की व्यवस्था की जाती है, रथ भी सजाए जाते हैं, तो कैसे सजाए जाते हैं। लेकिन कांशीराम की साइकिल यात्रा जो थी वो सीधा लोगों से जुड़ जाती थी। कांशीराम ने संगठन को मजबूत करने में अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। उन्होंने दलित नेताओं को चुनाव लड़वाए और जितवाए, लेकिन साल 1977 में मायावती के रूप में उन्हें एक ऐसा चेहरा मिला जिसने राजनीति के खेल में बड़े बड़ों को धूल चटा दी। उस वक्त तक कांशीराम बड़ी राजनीतिक हस्ती जरूर बन चुके थे, लेकिन सत्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसे कठिन दौर में मायावती के संघर्ष ने दलित समाज को नई ताकत दी। साल 1980 आते आते बामसेफ दलितों का सबसे बड़ा थिंक टैंक बन गया। तब कांशीराम ने कुछ ऐसे नारे गढ़े जिसने पूरे दलित समाज में जान फूंक दी। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से लेंगे SP DM, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये वो नारे थे जिसने सवर्णों के वर्चस्व पर सीधे चोट की और दलित राजनीति को उम्मीदों के पंख लगा दिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये जो एक वृहत फलक पर राजनीति का, आत्म राजनीति का जो उन्होंने आगमन किया, मुझे लगता है कि वह अपने आप में एक नया प्रयोग था। 14 अप्रैल 1984 को
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उन्होंने अपने आंदोलन को कर्मचारी आंदोलन से होते हुए उसको गतिशीलता प्रदान करते हुए राजनीतिक आंदोलन 14 अप्रैल 1984 में बदल दिया और अखिल भारतीय संगठन की ओर बढ़ गए। कांशीराम का लक्ष्य 6000 पिछड़ी जातियों को जोड़कर बहुजन समाज के हाथों में सत्ता की चाबी थमाना था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक तरफ मुकाबले में कांग्रेस पार्टी थी, जिसने गरीबी हटाओ नारे के साथ दलितों को भ्रमित कर रखा था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला था, जिसने राम के नाम पर सत्ता हासिल करने का पासा फेंका था। कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट पर प्रहार करने के लिए कांशीराम ने सबसे पहले उन दलित नेताओं को निशाना बनाया जो अपने निजी स्वार्थों के लिए कांग्रेस और बीजेपी में चमचागिरी कर रहे थे। साल 1982 में ऐसे दलित नेताओं पर कांशीराम ने एक किताब लिखी, द चमचा एज, यानी चमचों का युग। इस किताब ने पूरे देश में खलबली मचा दी। मैंने एक किताब लिखी है, चमचा एज, चमचों का युग। चमचों से कैसे निपटना है, उसके लिए भी मैंने उसमें उपाय लिखे हैं। एक उपाय है, हिट द हैंड दैट ऑपरेट्स द चमचा। चमचों से मत उलझो, चमचों को मत तोड़ो, क्योंकि अगर एक चमचा मैंने ऐसा है उसको हट किया, वो टूट जाएगा, तो हमारा दुश्मन दूसरा चमचा उठा लेगा। जो चमचों को उठाने वाले हैं उनको मैं हिट करता हूं, उनको जो यूज करने वाले हैं उनको हिट करता हूं। उनमें कितने वास्तविक नेतृत्व करने वाले हैं और कितने चमचे हैं, इसलिए उन्होंने चमचा एज नाम की किताब लिखी। उन्हें इस बात को, मतलब शब्द बड़ा हल्का सा लगता है, बचकाना सा लगता है कि चमचा, वो ऐसे ही कह देते ना, ये तो चमचा है, लेकिन ये बहुत गंभीर किताब बन गई। और ऐसा उन्होंने जो सहज रूप में इस बात को देखा कि तमाम लोग जो हैं चमचा बनने में ही अपने को नेता समझ रहे हैं। वो कह रहे थे तुम नेता बनो, चमचा क्यों बन रहे हो। 20 सालों की मेहनत से तैयार की गई बहुजन राजनीति की जमीन पर अब स्वाभिमान और आत्मसम्मान की फसल लहलहाने की तैयारी थी। साल 1981 में कांशीराम ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से वीपी सिंह के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया। कांशीराम वो चुनाव हार गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक नारा दिया था, वोट से पहले नोट दो। ये नारा सबकी जुबान पर चढ़ गया। इसके 10 साल बाद 1991 में कांशीराम पहली बार इटावा से लोकसभा सांसद बने। मान्यवर कांशीराम को उस समय 81,000 वोट मिले और उन्होंने ये बता दिया था कि मुझे 81,000 रुपए मिले हैं, मुझे इतने ही वोट मिलेंगे। और वास्तविकता में वो बात सही थी कि एक नोट और एक वोट का नारा उन्होंने दिया और करके दिखाया कि जो एक वोट दे सकता है वो हमको एक नोट भी दे सकता है। लेकिन कांशीराम की राजनीतिक विरासत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया बहन कुमारी मायावती ने। साल 1995 में 39 साल की उम्र में मायावती सबसे बड़े राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने तब मायावती को लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। लोगों ने कहा कि आप तो हार रहे हैं, कोई सीट नहीं निकल रही है, क्यों प्रयास अपना व्यर्थ कर रहे हैं। उन्होंने कहा अभी हम हारने के लिए लड़ रहे हैं, कभी जीतने के लिए लड़ेंगे। और वह दिन एक दिन आ गया जब बीएसपी को अपने बल पर उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी मिली। साल 2001 में कांशीराम ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। साल 2003 में लकवाग्रस्त होने की वजह से कांशीराम सक्रिय राजनीति से दूर चले गए। 9 अक्टूबर 2006 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। दिल्ली में उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि ये उनकी शारीरिक कुर्बानी भी थी, उसका नतीजा हमारे इस महानायक को अगर स्वास्थ्य के दृष्टि से सोचें तो वो जो इन्होंने अधिक परिश्रम किया था वो उनके शरीर पर उसका असर गया। नहीं तो क्योंकि चिंतन की स्थिति की दृष्टि से ऐसे राजनीतिक चिंतन की बहुत ज़रूरत थी। राजनीति के एक युग के समापन पर तब बड़े बड़े सियासी सूरमाओं ने
कांशीराम की बेदाग ईमानदार छवि और राजनीतिक संघर्ष को प्रणाम किया था। के प्रति मेरे हृदय में हमेशा बहुत आदर रहा है। उनके त्याग को देख करके उनका सर मेरा झुकता है। योग्य राजनीतिक विचारक के रूप में और एक संगठक के रूप में मैं हमेशा उनका आदर करता रहा हूँ। महान नेता थे कांशीराम जी, और दलितों को जो उन्होंने जगाया, इज्जत और सम्मान दिया, और भारत के मानचित्र पर उन्होंने दलित भाइयों को जो अंतिम आदमी समाज के हैं उनको प्रतिष्ठित करने में बड़ा भारी इनका योगदान रहा है। कांशीराम का महापरिनिर्वाण हुआ। 1 साल बाद ही चौथी बार मायावती पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये पूर्ण बहुमत से बनी बीएसपी की पहली सरकार थी। दलित राजनीति अपने शिखर पर थी। मायावती और कांशीराम दो ही इसके आधार थे। तो उसमें बड़ा पिलर जब टूट गया तो सब कुछ मायावती जी के हाथ में या उनके निर्णय पर या उनकी जिम्मेदारी बन गई। कांशीराम एक ऐसे इतिहास पुरुष थे जिन्होंने देश के बहुत बड़े वर्ग को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया। दलितों, पिछड़ों, गरीबों और वंचितों के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं में कांशीराम का नाम आज भी दुनिया में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे महान विभूतियों के साथ लिया जाता है। कांशीराम आज भी दलित प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं और रहती दुनिया तक उनका नाम देश के इतिहास में चमकता रहेगा।